गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ लक्ष्य। आज हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का एक बहुत ही नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट। ठीक है, आपका जो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आज से पहले आपके सिलेबस में नहीं था, आपके डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं था। डिप्लोमा के सिलेबस में नया डाला गया है। इससे पहले आपके सीनियर्स को ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ता था। ये सिलेबस बीटेक में हम लोग 7th सेमेस्टर में पढ़ते थे। ठीक है, बीटेक में जनरली ये पढ़ा जाता था, लेकिन अब जो नया सिलेबस डिजाइन किया है एसबीटी के अनुसार से, इस अनुसार से आपके थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में इसको डाल दिया है। ठीक है, अब आज के लेक्चर में बेसिकली क्या होने वाला है सर? तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग इस सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट है आपका, इस सब्जेक्ट का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, इसमें सारे चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक के बारे में बताएंगे कि इसका क्या मतलब है और उसके अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या क्या बात जानना है सर? आज का हमारा टारगेट है सिलेबस इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखिए अभी आप आ चुके हैं 5th सेमेस्टर में, थर्ड ईयर में आप आ चुके हैं। ठीक है, अगले एक साल में आप इंजीनियर बन जाएंगे। अगले एक साल के बाद आपको अब सिर्फ कंपटीशन एग्जाम देना है। ठीक है, जनरली 90% स्टूडेंट जो है वो कंपटीशन एग्जाम के लिए ही डिप्लोमा करते हैं। उनका मेन पर्पस होता है कि डिप्लोमा करके जेई बनना है। ठीक है, तो अब आपको बहुत फोकस्ड होना पड़ेगा। बहुत फोकस्ड किस चीज पे होना पड़ेगा सर? सबसे पहले आपको जो आपका फ्रेंड सर्किल है, फालतू का जो आपका बहुत सारा दोस्त आप बना रखे हैं, उसको आपको मिनिमाइज करना है। आपको उतना ही दोस्त बनाना है जिससे आप एक प्रोडक्टिव टाइम को यूज कर पाए। वो दोस्त भी आपके तरह ही पढ़ने वाला हो। ठीक है, जिससे आपका जो टाइम वेस्ट होता है वो कम से कम वेस्ट होगा। उसके बाद आप जो सोशल मीडिया का यूज करते हैं, तो आप इन एक सालों में, एक साल 1.5 साल के लिए सोशल मीडिया भूल जाइए। बहुत कम, ना के बराबर यूज कीजिए। 1.5 साल सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, 1.5 साल के बाद आप यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो अभी एकदम छुप के, गायब होके आराम से 1.5 साल सेमेस्टर के साथ साथ आपको जेई का प्रिपरेशन करना है, और सेमेस्टर खत्म होने कि जस्ट बाद 3 से 4 महीने 6 महीने में आपको जॉब लेके निकलना है। तो उसके लिए आपको अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा, फ्रेंड सर्किल मिनिमाइज करना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया का कम से कम यूज करना पड़ेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। टाइम आप कम बर्बाद करेंगे तो आपको टाइम साथ भी देगा। अगर टाइम का साथ आप नहीं देंगे तो टाइम आपका साथ छोड़ देगा। ठीक है, तो टाइम को आपको वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद अगर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो लेक्चर को दोबारा देखना है। ठीक है, जब तक वो दिक्कत आपका दूर ना हो जाए तब तक लेक्चर को देखिए। इसके अलावा फिर भी अगर आपको दिक्कत रह जाएगा तो मेरा नंबर है आपके पास, उस नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके अपने डाउट्स को आप क्लियर करेंगे। अगला पॉइंट देखिए, इस अगला पॉइंट जो है आपका वो सिर्फ है सेमेस्टर के लिए। क्या पॉइंट है सर? अगले पॉइंट में कह रहा है कि सिर्फ नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। एग्जाम पास करने के लिए, सेमेस्टर एग्जाम पास करने के लिए जितना आपको कंटेंट दिया जाएगा, जितना आपके नोट्स में लिखा होगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है कि आपको कितना पढ़ाना है जिससे आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, और साथ ही साथ पीवाईक्यू। ठीक है, इसमें जो भी आपको कहीं से पीवाईक्यू मिले उसको आप सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे ही पीवाईक्यू के रूप में। ठीक है, उसके बाद जबरदस्ती का कोई भी आपको ओवर वर्क प्लान नहीं करना है। ओवर वर्क प्लान करने का मतलब यह है कि सर की एक दिन प्लान कर ली, 15 घंटा पढ़ेंगे, और एक दिन प्लान अगले दिन बिल्कुल नहीं पढ़े, तो ओवर वर्क प्लान नहीं करना है। प्लानिंग ऐसा करना है कि आप स्मूथ वे में कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ पाए। ठीक है, आपको अगर एग्जाम्पल दें तो 2 लड़का है। ठीक है, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। राम जो है बहुत तेज है, श्याम जो है बहुत थोड़ा कम तेज है। ठीक है, अब जो तेज लड़का है वो क्या करता है सर? वो आज पढ़ा, 2 दिन बाद पढ़ा, फिर 2 दिन बाद पढ़ा, कभी मन होता है तो पढ़ता है, कभी मन होता है तो नहीं पढ़ता है। ठीक है, लेकिन जो श्याम सर वो डेली पढ़ता है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ता है। ठीक है, तो उस केस में जब रिजल्ट आता है ना सर, तो पता चलता है कि राम फेल कर गया, अगला लड़का मोहन पास कर गया, या श्याम है तो श्याम पास कर गया। ठीक है, तो वहां से ये समझ में आता है कि जो ओवर वर्क प्लान नहीं करके एक रियलिस्टिक प्लान आपका है ना, ऐसा होना चाहिए जो रियलिस्टिक लगे। रियलिस्टिक करने का मतलब है कि ऐसा प्लान जो एग्जीक्यूट हो सके, जिसका एग्जीक्यूशन किया जा सके। आपको वही प्लान करना है अगले 1.5 साल के लिए। ये आपको जो दे रहे हैं मंत्र, ये मंत्र सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर के लिए नहीं है, ये मंत्र आपको जेई बनने तक फायदा देगा।
ठीक है। तो ये कुछ 4-5 बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। उम्मीद है कि आप इन बातों को अपने अमल में लाएंगे और इनको फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेबस इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि आपको पता है सर, क्या पता है, हमारे सब्जेक्ट का नाम है एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट। क्या नाम है सर? एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट। ऐसा पूरा सेंटेंस पकड़े तो आपको 4 वर्ड दिखेगा। क्या क्या वर्ड दिख रहा है सर? तो फर्स्ट इज एनर्जी, सेकेंड वन इज कंजर्वेशन एंड ऑडिट। एंड का तो कोई मतलब नहीं, एंड तो और है। मेन आपको 3 समझना है। क्या होता है एनर्जी, किसको बोलते हैं एनर्जी सर? ठीक है, क्या होता है कंजर्वेशन एंड क्या होता है ऑडिट। आप बचपन में 9th में ही पढ़े होंगे एनर्जी के बारे में, 10th में ही पढ़े होंगे एनर्जी के बारे में। आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको एनर्जी पढ़ाया गया होगा, सेकंड सेमेस्टर में भी आपको एनर्जी पढ़ाया गया होगा। तो एनर्जी बहुत सारे जगहों पे पढ़े होंगे आप। ठीक है, और हर जगह आपका एक ही डेफिनेशन था, कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, या एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, तो ये जो हमारा कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की एबिलिटी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा। अब यहां पर जो बात कर रहे हैं सर, ये बात कर रहे हैं एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अभी जो हम लोग एनर्जी बात कर रहे हैं, कहां बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। एनर्जी बहुत जगहों पे दिख सकता है आपको, लेकिन अब जो हम लोग बात करेंगे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करेंगे। तो एनर्जी जो है, जिसको आप घर में यूज कर रहे हैं, फैन चलाने के लिए, टीवी चलाने के लिए, फोन चार्ज करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कामों को करने के लिए आप एनर्जी का यूज कर रहे हैं। और बहुत सारी जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए एनर्जी का यूज किया जाता है। उसी एनर्जी को कंजर्व करना है। क्या करना है सर? कंजर्व। आप पढ़े होंगे फिजिक्स में एक टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है एनर्जी कैन नॉट क्रिएटेड एंड एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहां पे कंजर्वेशन क्या बताना चाह रहा है सर? तो यहां पे कंजर्वेशन आपको ये बताना चाह रहा है कि एनर्जी का संरक्षण कीजिए, एनर्जी को संरक्षण करना सीखिए। कैसे सीखिए सर? तो घर में आप फालतू का एनर्जी यूज मत कीजिए। जैसे कभी आप रूम से निकल गए, जब भी आप रूम से निकलिए तो फैन ऑफ कीजिए, लाइट ऑफ कीजिए। अननेसेसरी एनर्जी यूज नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी का सोर्स है, जैसे एनर्जी के सोर्स के रूप में हमारे पास बहुत सारा सोर्स है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, कमर्शियल एनर्जी सोर्स है, प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, सेकेंडरी एनर्जी सोर्स है। ठीक है, लेकिन हमारे पास ज्यादातर जो एनर्जी हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो लेते हैं नॉन रिन्यूएबल से, कोयला से लेते हैं, पेट्रोलियम से लेते हैं। और ये जो एनर्जी सोर्स है सर, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अगर आप ही सब यूज कर लेंगे तो आने वाला पीढ़ी आपका क्या यूज करेगा? उसको भी तो एनर्जी देना है ना। तो उसके लिए आपको इस तरीके से मेंटेन करना है कि जिससे आप जितना हो सके, जितना आपको जरूरत है उतना ही एनर्जी यूज करें, जिससे अगर किसी को नहीं मिल रहा है उसको भी मिल सके। अब यह बात थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाता है सर कि हम मेरे कम यूज करने से किसी को क्या फायदा होगा। घर में हम मान लेते हैं कि बल्ब बंद नहीं करेंगे। लेट सपोज घर में हम रूम से निकले, फैन ऑफ नहीं किए, लाइट ऑफ नहीं किए, तो क्या दूसरे को क्या फायदा है इससे? एक रियलिस्टिक एग्जांपल लेके चले। जैसे आप देखते होंगे कि एक एरिया है पूरा, उस एरिया में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है सर? ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में 3 फेज होता है। कितना फेज होता है सर? 3 फेज होता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि इस एक फेज से 10 लोग जुड़ा हुआ है। कितने लोग जुड़े हुए हैं सर? 10 लोग जुड़े हुए हैं। अब कोई एक आदमी ज्यादा मान लीजिए कि ये आपको दे भी रहा है 10 किलोवाट। मान लेते हैं कितना दे रहा है? 10 किलोवाट। 10 लोग जुड़े हुए हैं, तो प्रिसाइजली एक घर में 1 किलोवाट जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन होता क्या है, मान लीजिए कि आप अपने घर में 1 किलोवाट से ज्यादा यूज कर लिए। अननेसेसरी करना था आपको 1 किलोवाट, लेकिन अननेसेसरी आप बल्ब को जलता हुआ छोड़ दिए, फैन को चलता हुआ छोड़ दिए, एसी चलता हुआ छोड़ दिए, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो यूज होगा सर। अब आपके घर में यूज हो गया, तो जो दूसरा 9 घर है उसको तो कम कम मिलेगा ना। तो यहां पे साफ साफ समझ आ रहा है कि
आपके ज्यादा यूज करने की वजह से, एक्स्ट्रा फालतू अननेसेसरी यूज करने की वजह से दूसरे को इफेक्ट होता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि एनर्जी को कंजर्व करना सीखिए, एनर्जी का कंजर्वेशन कीजिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको बताएंगे एनर्जी कैसे कैसे आप कंजर्व कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीका बताएंगे, घर में कैसे कर सकते हैं, इंडस्ट्री में कैसे कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर कैसे एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, इंडक्शन मोटर में कैसे कर सकते हैं, सब कुछ आपको डिटेल में डिस्कस कराएंगे। ठीक है, उसके बाद एक और टर्म है सर, क्या टर्म है? ऑडिट। क्या टर्म है सर? ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या होता है सर? ऑडिट का मतलब होता है आंक्षण करना, हिंदी में। समझ में नहीं है सर? आप इस तरीके से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक टेंडर निकला, पुल बनाने का टेंडर निकला। ठीक है, टेंडर 100 करोड़ का था। टेंडर कितने करोड़ का था? 100 करोड़ का था। गवर्नमेंट पास कर दिया टेंडर। टेंडर पास करने के बाद जो ठेकेदार था उसको टेंडर मिल गया, 100 करोड़ रुपया उसको मिल गया। अब वो पुल बना दिया। ठीक है, अब पुल बनाने के बाद अब उसका होता है ऑडिट, या फिर कह लीजिए इंस्पेक्शन। अब उस इंस्पेक्शन में क्या होता है सर कि जो 100 करोड़ रुपए उसको दिया गया, उस ठेकेदार को जो 100 करोड़ रुपए दिया गया, उस 100 करोड़ का 100 करोड़ अच्छे से यूज किया है या फिर नहीं किया है। ठीक है, या घपलेबाजी कर लिया है। ठीक है, तो उस चीज को पता करने के लिए क्या करते हैं सर? ऑडिट करते हैं। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल से आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक आदमी अपना दुकान खोला। ठीक है, दुकान खोलने के बाद 1 महीने तक दुकान चलाया, तो 1 महीने दुकान चलाने के बाद महीने के अंत में अब बनाता है पूरा हिसाब कि कितना सामान खरीदे, कितना पूंजी लगाए, कितना माल बिका, कितना प्रॉफिट हुआ। ये जो सारा काम हो रहा है इसी को ऑडिट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर? ऑडिट कहते हैं। अब एनर्जी का ऑडिट कैसे होगा सर? तो ऑब्वियस सी बात होगा, आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एनर्जी लेते हैं, आपको एनर्जी लेने के बाद आप बिजली बिल देते हैं, तो ये सब क्या है? एक तरीके का ऑडिट है, एक तरीके का कंट्रोलिंग है। ठीक है, एक एस्टिमेटिंग भी आप कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको बताएंगे कि ऑडिट क्या होता है, कितने तरीके से आप ऑडिट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑडिट करने के लिए क्या क्या फैक्टर डिपेंड करता है, ये सब सारा कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यानी इन शॉर्ट जो आपका एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट है, ये तो है पूरा का पूरा आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। न्यूमेरिकल आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन इस सब्जेक्ट में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ आप ऐसा पढ़ेंगे जो बहुत नया होगा आपके लिए और बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया सर कि क्या मतलब है, इस वर्ड का क्या मतलब है। अब इस सब्जेक्ट में एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट में क्या क्या पढ़ना है आपको, तो बेसिकली आपके टोटल सब्जेक्ट में 5 यूनिट है सर। कितना यूनिट है? 5। 1 2 3 4 5, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा क्या क्या है यूनिट में सर। तो पहला यूनिट है एनर्जी कंजर्वेशन बेसिक्स, दूसरा यूनिट है एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिकल मशीन, तीसरा यूनिट है एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सिस्टम, चौथा यूनिट है एनर्जी कंजर्वेशन थ्रू को जनरेशन एंड टैरिफ, एंड पांचवा यूनिट है एनर्जी ऑडिट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि किस यूनिट का क्या मतलब है और किस में क्या पढ़ना है। आइए देखते हैं। देखिए, जो पहला यूनिट है सर, पहला यूनिट का नाम क्या है? नाम है एनर्जी कंजर्वेशन बेसिक। तो बेसिक जैसे ही वर्ड लिख दिया तो आपको साफ साफ समझ में आ जाता है सर कि बेसिक का मतलब है कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग को एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिक के बारे में जानना है। यानी सबसे पहले आपको बताएंगे एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कितने टाइप का होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप देख भी रहोगे पहला टॉपिक ही लिखा हुआ है एनर्जी सिनेरियो। क्या लिखा हुआ है सर? एनर्जी सिनेरियो। एनर्जी सिनेरियो में ही जो आपका टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्स है वही आपको बताएंगे। लिखने के लिए आपका सिलेबस में 2 ही लिखा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, लेकिन जब आपको बताएंगे तो सारे टाइप का एनर्जी सोर्स बताएंगे। उसके बाद क्या पढ़ना है सर? तो एनर्जी डिमांड एंड सप्लाई। एनर्जी डिमांड एंड सप्लाई कहने का मतलब है कि जो रेसिडेंशियल एरिया है, ठीक है, उसके बाद जो फैक्ट्री वाला एरिया है, जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, वो एनर्जी यूज करता है तो क्या डिमांड कर रहा है,
डिमांड कैसा होता है, किस तरीके से सप्लाई दिया जाता है, कैसे डिमांड को फुलफिल किया जाता है, कैसे सप्लाई और डिमांड को बराबर करते हैं, ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं सर, नेशनल सिनेरियो। नेशनल सिनेरियो में आपका एक आता है ग्लोबल के रूप में, और एक आपका रेसिडेंशियल या फिर कह लीजिए डोमेस्टिक के रूप में। कहने का मतलब है कि नेशनल सिनेरियो में आपको ये बताएंगे कि इंडिया में क्या क्या डिमांड एंड सप्लाई है, और ग्लोबल विश्व स्तर पे क्या डिमांड और सप्लाई है। तो ज्यादातर हम लोग इंडिया के अंदर ही स्टडी करेंगे, रेसिडेंशियल स्टडी करेंगे, ठीक है। ग्लोबल थोड़ा सा कम स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना है सर, उसके बाद पढ़ना है कि एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी ऑडिट। एनर्जी कंजर्वेशन तो वही आपको बता दिए। उसके बाद ऑडिट के बारे में बताएंगे, क्या होता है आपका एनर्जी ऑडिट। जैसे कि आपको पहले बताया कि ऑडिट का मतलब होता है एक डाटा तैयार करना, एक कंट्रोलिंग तैयार करना, एक एस्टिमेट तैयार करना, ठीक है, एक रिजल्ट तैयार करना। तो आपको बताएंगे एनर्जी ऑडिट क्या होता है। कंसेप्ट एंड डिफरेंस, दोनों का क्या कंसेप्ट है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या क्या भिन्नताएं हैं, सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2001। 2001 में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया था। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत एनर्जी को कैसे कैसे आप कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, उस चीज को डिटेल में बताया गया था। उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर आपको पूरा डिटेल में बताएंगे क्या क्या होता है सर, क्या क्या बताया गया है उसमें, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनर्जी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कब आया था, तो 2001 में आया था, ठीक है। उसके बाद इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रिलेवेंट काउजेस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, बीईई एंड इट्स रूल्स। देखिए रिलेवेंट क्लाउजेस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, बीईई, ये वर्ड पकड़िए, बीईई। बीईई का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। क्या होता है मतलब सर, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये जो आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, ये भारत सरकार की एक संस्था है, ठीक है। ये जो भारत सरकार की एक संस्था है, ये बेसिकली काम करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या सिस्टम काम कैसे करेगा, ठीक है। आपको और इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताया तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक तो आप एनर्जी को कैसे यूज करेंगे, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, दो बात। तीसरी बात, घर के अंदर जो वायरिंग किया जाता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग किया जाता है, ठीक है, उस इलेक्ट्रिकल वायरिंग करने के लिए क्या क्या तरीका अपनाना चाहिए, ठीक है, जिससे आप एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा कंजर्व कर सके, ज्यादा से ज्यादा आप उस सप्लाई को पूरा कर सके, अपने डिमांड को पूरा कर सके। तो ये आपका बीई एक संस्था है। इसके बारे में आपको बताएंगे कि क्या क्या उसका रिलेवेंट क्लाउजेस है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, क्या उसका रोल है। उसके बाद एमईडीए। एमईडीए का फुल फॉर्म होता है महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। क्या फुल फॉर्म होता है सर, महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। ये भी एक संस्था है, महाराष्ट्र की एक संस्था है, पढ़ना आपको बिहार में है लेकिन संस्था महाराष्ट्र की है। तो उसके बारे में बताएंगे, उसका क्या रोल्स है, क्या करती है वो, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है, ठीक है, क्या अकाउंटेबिलिटी है उसका, सब कुछ आपको बताएंगे। फिर उसके बाद स्टार लेवलिंग क्या होता है। स्टार लेवलिंग कहने का मतलब है, आप सुनते होंगे कि एसी जो है सिंगल स्टार में आता है, 2 स्टार में आता है, 3 स्टार, 4 स्टार, तो बहुत टाइप का आता है। तो आपको बताएंगे व्हाट इज स्टार लेवलिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार लेवलिंग, सब कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। नीड एंड इट्स बेनिफिट्स, क्या उसका जरूरत है, क्या उससे फायदा होता है, क्या प्रॉफिट होता है, क्या बेनिफिट होता है, सब कुछ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये रहा हमारा पहला यूनिट, ठीक है। चलते हैं हम लोग दूसरे यूनिट पे। क्या है दूसरा यूनिट सर, दूसरे यूनिट का नाम है एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिकल मशीन। एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिकल मशीन। तो पहले यूनिट में तो आपको पूरा बेसिक पढ़ा दिया, पहले यूनिट में आपको पूरा बेसिक पढ़ा दिया कि क्या होता है एनर्जी कंजर्वेशन, क्या होता है एनर्जी ऑडिट, क्या है बीई, क्या है मेडा, क्या है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी एक्ट 2001, सब कुछ आपको पढ़ा दिया। अब सेकेंड यूनिट में जब पहुंचाइए तो सेकेंड यूनिट में पहुंचने के बाद आपको पढ़ा रहा है कि आप जो मशीन यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में ज्यादातर जो हम लोग मशीन यूज करते हैं वो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं और इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। आप लोग के सबके घर में इंडक्शन मोटर होता है। जैसे पानी भरने के लिए हम जो जिसको हम लोग पानी भरने के लिए यूज करते हैं वो आपका इंडक्शन मोटर है। फैन के अंदर जो मोटर है वो भी एक इंडक्शन मोटर का ही टाइप है।
तो इंडक्शन मोटर बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला डिवाइस है, और ट्रांसफार्मर भी मशीन में बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला डिवाइस है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर के द्वारा, ट्रांसफार्मर की मदद से ट्रांसफार्मर में आखिर ऐसा क्या किया जाए कि एनर्जी को ज्यादा कंजर्व किया जाए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाए। ऐसे आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है उसका एफिशिएंसी ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, आप पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे। थर्ड सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट में था ट्रांसफार्मर, जिसमें आप बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बनाए होंगे, जहां पे आपको दिखा होगा कि एनर्जी 97%, 98%, 99%, 98.2% बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि और ऐसा क्या कर सकते हैं कि एनर्जी को और ज्यादा एफिशिएंट कर सके, ट्रांसफार्मर को और ज्यादा एफिशिएंट कर सके, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज किया जा सके उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा टर्म्स लिखा हुआ है सर। तो पहला, नीड फॉर एनर्जी कंजर्वेशन इन इंडक्शन मोटर एंड ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन की क्या नीड है, इंडक्शन मोटर के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन की क्या जरूरतें हैं, क्या नीड है, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक इन इंडक्शन मोटर, सबसे पहले अब दो चीज है, पहला मोटर है, दूसरा ट्रांसफार्मर है। तो एक एक करके दोनों को लिखा है कि आप मोटर में कैसे एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, उसके बाद जानेंगे ट्रांसफार्मर में कैसे कर सकते हैं। तो पहला लिख रहा है मोटर में, तो इंप्रूविंग पावर क्वालिटी। पावर क्वालिटी कहने का मतलब है कि जो आउटपुट पावर है, जो आउटपुट पावर है, उस आउटपुट पावर को कैसे आप इंप्रूव करेंगे, कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट पावर लेंगे, दैट इज इंप्रूविंग पावर क्वालिटी। इसमें आपको बताएंगे मोटर सर्वे मैचिंग मोटर विथ लोडिंग। क्या होता है मोटर सर्वे विथ मैचिंग मोटर इन लोडिंग, वो भी आपको डिस्कस करेंगे। उसके बाद और क्या है सर इसमें, मिनिमाइज द आइडल एंड रिडंडेंट रनिंग ऑफ मोटर, ये आपको बताएंगे क्या होता है रिडंडेंट रनिंग ऑफ मोटर। ऑपरेशन ऑफ स्टार मोड, रिवाइंडिंग ऑफ मोटर आपको बताएंगे। ऑपरेशन ऑफ स्टार मोड, आप जानते हैं कनेक्शन हमारे पास 3 फेज में 2 टाइप का है, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार मोड क्या होता है, स्टार मोड से कैसे एनर्जी कंजर्व करते हैं। ठीक है, रिवाइंडिंग, रिवाइंडिंग आप जानते हैं कि मोटर के अंदर हम लोग वाइंडिंग करते हैं, क्वाइलिंग करते हैं, तो रिवाइंडिंग के द्वारा कैसे एनर्जी कंजर्व किया जाता है वो आपको बताएंगे। फिर रिप्लेसमेंट बाय एनर्जी एफिशिएंट मोटर, अगर मान लीजिए कोई आपका मोटर है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उसको आप रिप्लेस करके भी आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं या एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो किस तरीके से किया जाएगा उसको डिस्कस करेंगे। फिर पीरियोडिक मेंटेनेंस, ऑब्वियस सी बात है कोई भी डिवाइस को आपको लंबे टाइम तक चलाना है, उसके अंदर आप चाह रहे हैं कि वो एफिशिएंट वे में चले, तो टाइम टू टाइम आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। पीरियोडिक का मतलब होता है टाइम टू टाइम, कहने का मतलब या तो आप डेली कीजिए या वीकली कीजिए या मंथली कीजिए, कम से कम मंथली कीजिए, उसी को बोलते हैं पीरियोडिक। एक पीरियड में, डेली आपका पीरियड हो सकता है, मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, बहुत टाइप का आपके पास पीरियड है। ठीक है, तो ये हमारा सर मोटर का हो गया। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर में क्या कर, ट्रांसफार्मर में किस तरीके से आप एनर्जी को कंजर्व करेंगे। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के अंदर एनर्जी कंजर्व करने के लिए क्या क्या टेक्निक है, क्या क्या तरीका है। तो क्या क्या तरीका है सर, देखिए यहाँ पे पहला लोड शेयरिंग, लोड शेयरिंग के द्वारा लोड को शेयर करके, अभी आपको शुरू में ही एग्जांपल दिए थे कि एक ज्यादा यूज कर रहा है, एक कम यूज कर रहा है, तो लोड शेयर करके आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद पैरेलल ऑपरेशन, आप पढ़े भी होंगे पैरेलल ऑपरेशन के बारे में, थोड़ा बहुत तो आपको मशीन में पढ़ाया गया ही होगा कि क्या होता है पैरेलल ऑपरेशन। अगर आपको थोड़ा सा बताए इन ब्रीफ, तो आप जानते हैं कि पैरेलल ऑपरेशन का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ऑपरेट करवाना। जानते होंगे आपके पैरेलल में ऑपरेट करवाने से क्या होता है कि मान लीजिए अगर पैरेलल में आप ऑपरेट करवा रहे हैं, लेकिन अगर किसी कारण से डिमांड बढ़ गया, पहले 10 घर था या पहले 20 घर था, अब 5 घर और बढ़ गया, तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड बढ़ गया। अब डिमांड बढ़ जाने के बाद आप पूरे सिस्टम को तो नहीं हटा देंगे, पूरे सिस्टम को नहीं हटाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, एक और ट्रांसफार्मर जोड़ देंगे। और जोड़ने के लिए जब भी यूज किया जाता है तो पैरेलल कनेक्शन यूज किया जाता है, तो वही होता है हमारा पैरेलल ऑपरेशन। आपको बताएंगे क्या होता है पैरेलल ऑपरेशन। ठीक है, आइसोलेटिंग टेक्निक, क्या होता है आइसोलेटिंग, उस टेक्निक उससे कैसे एनर्जी कंजर्व करते हैं ट्रांसफार्मर में, वो आपको डिस्कस करेंगे। फिर रिप्लेसमेंट बाय एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर, सेम बात, अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर खराब हो रहा है या काम करना बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, बहुत कम एफिशिएंसी दे रहा है, उसको आप रिप्लेस कर दीजिए,
ठीक है। उसके बाद पीरियोडिक मेंटेनेंस करेंगे, टाइम टू टाइम मेंटेन करेंगे, टाइम टू टाइम मरम्मत करेंगे, जिससे आप एनर्जी को कंजर्व कर सके या फिर मशीन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके। ठीक है। अगला टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन इक्विपमेंट। अब जो अभी देखे आप मोटर के अंदर, इंडक्शन मोटर के अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर एनर्जी को आप कंजर्व कर रहे थे, तो उसके लिए आपको बहुत सारा इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे सॉफ्ट स्टार्टर क्या होता है, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा कन्वर्टर क्या होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव क्या होता है, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, शॉर्ट में इसको एपीएफसी बोलते हैं, इंटेलिजेंट पावर फैक्टर कंट्रोलर, इसको शॉर्ट में आईपीएफसी बोलते हैं। तो क्या होता है आईपीएफसी, क्या होता है एपीएफसी, ठीक है, क्या होता है आपका सॉफ्ट स्टार्टर, क्या होता है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एनर्जी एफिशिएंट मोटर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या होता है एनर्जी एफिशिएंट मोटर आपको बताएंगे, सिग्निफिकेंट फीचर, एडवांटेज, एप्लीकेशन, लिमिटेशन, सब कुछ डिस्कस करेंगे उस मोटर का। एक नया टाइप का मोटर है, अभी तक आप नाम नहीं सुने थे, अभी तक आप नाम जो है डीसी मोटर, एसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, अल्टरनेटर, इस सब का नाम सुने हैं। एक नया नाम है एनर्जी एफिशिएंट मोटर, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर, एमॉर्फस ट्रांसफार्मर, एपॉक्सी रेजिन ट्रांसफार्मर, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। तो आपको यहाँ पे ट्रांसफार्मर का अलग अलग नाम दिख रहा है, तो सब बताएंगे आपको क्या होता है एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर, क्या होता है एमॉर्फस ट्रांसफार्मर, क्या होता है इपॉक्सी रेजिन ट्रांसफार्मर, क्या होता है ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, सबको आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। आप अगर शॉर्ट में समझना चाहिए, देखिए नाम लिखा है ड्राई टाइप, कहीं ना कहीं इसमें सूखा कंसेप्ट आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है इपॉक्सी रेजिन, तो कहीं ना कहीं इसमें इपॉक्सी रेजिन जो आपका एक लिक्विड होता है उसका कंसेप्ट आएगा। एमॉर्फस टाइप मटेरियल होता है एक, जिसको हम लोग किसी चीज को लचीला बनाने के लिए यूज करते हैं। तो एमॉर्फस टाइप क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो ये आपका सर टोटल सेकंड यूनिट है। ठीक है। उम्मीद है आपको सेकंड यूनिट में क्या क्या पढ़ना है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब थर्ड यूनिट में। तो थर्ड यूनिट देखिए क्या लिखा हुआ है सर, तो थर्ड यूनिट में लिखा हुआ है एनर्जी कंजर्वेशन इन, कहां पे, एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सिस्टम। अब मशीन में किस तरीके से आप एनर्जी कंजर्वेशन किए उसको पढ़ने के बाद अब आपको जानना है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सिस्टम कहने का मतलब जो आपका कंप्लीट पावर सिस्टम है, उस पावर सिस्टम में कैसे आप एनर्जी को कंजर्व करेंगे उसके बारे में डिटेल स्टडी करना है। पावर सिस्टम कहने का मतलब है, इसे मान लीजिए कि ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जनरेशन हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया, ये कंप्लीट पावर सिस्टम का पार्ट है। आप पढ़े भी होंगे पावर सिस्टम, पिछले सेमेस्टर में आप पढ़े होंगे कि पावर सिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन आता है। ठीक है। तो इस चैप्टर में यूनिट थर्ड में हम लोग उसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। आपको उसमें क्या क्या करके, क्या क्या टेक्निक अपना के, क्या क्या तरीका अपना के आप एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है, पहला टॉपिक एग्रीगेटेड टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस, ETC, एग्रीगेटेड टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस क्या होता है, पावर सिस्टम एट स्टेट, रीजनल, नेशनल और ग्लोबल लेवल। पावर सिस्टम सबसे पहले क्या लिखा, स्टेट लेवल पे, राज्य के लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, सब कुछ डिस्कस करेंगे कि ATC जो है आपका एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस, नाम में देखिए भले ये टर्म आपको समझना है, लेकिन यहाँ पे ये टर्म तो समझ में आएगा लॉस। जैसे ही लॉस का बात क्या समझ में आया, पावर लॉस का बात कर रहा है, पावर लॉस होगा तो एनर्जी ज्यादा लॉस में जा रहा है तो एफिशिएंसी कम हो जाएगा। अब उसी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, उसी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए किस तरीके से आप स्टेट के लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे किस किस तरीके से आप एनर्जी लॉस को कम कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है। उसके बाद टेक्निकल लॉसेस, काउजेस एंड मेजर टू रिड्यूस बाय। ठीक है। पहला तो आपका ATC हो गया, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। ठीक है। ATC के बाद टेक्निकल लॉस में क्या आता है सर, कि टेक्निकल लॉस का क्या क्या कारण हो सकता है। ठीक है। टेक्निकल क्या क्या कारण होगा, कैसे आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, मेजर टू रिड्यूस, क्या रिड्यूस करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए रिड्यूस करने के लिए आपको कुछ तरीका लिख के दिया आपके सिलेबस में। क्या तरीका है, तो कंट्रोलिंग I²R, I एंड R नहीं होगा, ये I²R लॉस आप जानते हैं, I²R हमारा एक पावर लॉस है, तो I² R लॉस को कंट्रोल करके आप टेक्निकल लॉस को कम कर सकते हैं। ठीक है।
ऑप्टिमाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज को ऑप्टिमाइज करके, ऑप्टिमाइज करने का मतलब होता है, देखिए ऑप्टिमाइज का हिंदी होता है उत्कृष्ट, ठीक है, उत्कृष्ट से आपको समझ में आ रहा है सॉरी, उत्कृष्ट से आपको समझ में आ रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज उसमें लॉसेस कम से कम हो, तो सेम बात आ जाता है। बैलेंसिंग ऑफ फेज करंट, देखिए सिस्टम को हमको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। हमारे पास जो सिस्टम है वो 3 फेज का सिस्टम है, ठीक है, 3 फेज में हमारा 3 फेज है RYB, और तीनों फेज जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे तब तक आपका सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा, लॉसेस ज्यादा से ज्यादा होगा। तो बैलेंस करना है, ठीक है, किस तरीके से बैलेंस किया जाएगा, किस तरीके से बैलेंस करके एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाएगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे लॉस कम किया जाएगा उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंपनसेटिंग रिएक्टिव पावर, फ्लो कमर्शियल लॉसेस, काउजेस एंड रेमेडीज, उसको डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे रिएक्टिव पावर आ गया था, आप पढ़े होंगे बचपन में मतलब जैसे ही बचपन बोले तो बचपन का मतलब समझिए फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, बचपन मतलब नहीं पढ़ा दूसरा में, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। टाइप्स ऑफ पावर आपको पढ़ाया गया था, होपफुली आपको हम ही पढ़ाए थे, ठीक है। टाइप्स ऑफ पावर में आपको बताए थे कि पावर 3 टाइप का होता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर, ठीक है। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर। एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर मिलकर ही आपको टोटल पावर या फिर अपरेंट पावर देता है, और एक्टिव पावर बाय अपरेंट पावर मिलकर पावर फैक्टर होता है, ठीक है। अब कहीं न कहीं जो यहाँ पर रिएक्टिव पावर का बात किया, आपको बताए थे रिएक्टिव पावर का मतलब, रिएक्टिव पावर का मतलब है कि घर में जो डिवाइस फ्लक्स यूज करता है, रोटेशन के जो फ्लक्स यूज करता है, उसको सम अमाउंट में रिएक्टिव पावर चाहिए, बहुत ही कम अमाउंट में, ठीक है। जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो चलेगा नहीं। और घर के सारे डिवाइस में एक्चुअली में जो पावर यूज होता है वो एक्टिव पावर होता है, ठीक है। आपको क्या बताया कि रिएक्टिव पावर का ज्यादा जरूरत नहीं है, कम जरूरत है, लेकिन अगर रिएक्टिव पावर ज्यादा यूज होने लगे तो ऑब्वियस सी बात है एक्टिव पावर को इफेक्ट करेगा। एक्टिव पावर को इफेक्ट करेगा तो पावर फैक्टर इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टोटल पावर एक्टिव और रिएक्टिव मिलके आता है। तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि जो पावर फैक्टर है उस पावर फैक्टर को कैसे कैसे इंप्रूव किया जाएगा, कि इंप्रूव करने के लिए क्या क्या तरीका अपनाएंगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कंपनसेटिंग रिएक्टिव पावर का मतलब आप सिंपल ये भी समझ सकते हैं, या तो रिएक्टिव पावर को कंपनसेट कीजिए, रिएक्टिव पावर जैसे ही कंपनसेट हो जाएगा पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा, इंटरलिंक्ड है। रिएक्टिव पावर कंपनसेट हुआ, पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया। तो इस टॉपिक में उसी जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ और टॉपिक है इसमें, देखिए आगे। उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन इक्विपमेंट, मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर, ठीक है, केवीएआर कंट्रोलर, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, एपीएफसी, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन इन लाइटिंग सिस्टम, जो हमारा लाइटिंग सिस्टम है, जैसे कि आपको बताए भी थे कि पहले के टाइम में हम लोग 100 वाट का बल्ब यूज करते थे, याद होगा, आप देखते भी होंगे कि येलो कलर में बल्ब आता था और 100 वाट का होता था, उसको यूज करते थे हम लोग। अब 100 वाट का बल्ब है तो ऑब्वियस सी बात है सर वो ज्यादा पावर यूज करेगा, ज्यादा एनर्जी यूज करेगा। अभी के टाइम में हम लोग 10 वाट का एलईडी यूज करते हैं, तो जितना एनर्जी 100 वाट का एक बल्ब यूज कर रहा था उतने एनर्जी में आप 9 वाट का, 10 वाट का, 10 से 11 बल्ब आप जला सकते हैं, ठीक है। और एक जितना वो रोशनी दे रहा था बराबर का रोशनी ये भी देता है, ठीक है। तो क्या जरूरत था 100 का यूज करना, हम लोग 10 वाट का यूज कर लेंगे। उसी तरह वही है बात यहाँ पे कि लाइटिंग सिस्टम की मदद से एनर्जी को कंजर्व करना है, तो रिप्लेसिंग लैंप सोर्स को आप रिप्लेस कर दीजिए, हटा दीजिए, दूसरा यूज कीजिए जो कम यूज करता है, ठीक है। यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट ल्यूमिनरीज, जो आपका डिवाइस एनर्जी एफिशिएंट है, ये ल्यूमिनरीज का मतलब होता है लाइट। आप सिंपल समझ लीजिए, एक वर्ड आता है इसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन, और इल्यूमिनेशन से ही आपको मिलता है ल्यूमिनरीज, ठीक है। तो आप सिंपल मतलब समझ सकते हैं, इसका मतलब है लाइट। क्या मतलब है? लाइट, ठीक है। तो एनर्जी एफिशिएंट लाइट यूज करके, एनर्जी एफिशिएंट ल्यूमिनरीज यूज करके आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। यूजिंग लाइट कंट्रोल्ड गियर्स, लाइट कंट्रोल्ड गियर यूज करके आप देखते होंगे बहुत सारा हमारे पास बल्ब ऐसा आता है, अगर आप चाहें तो उसको बहुत ज्यादा रोशनी आप उससे ले सकते हैं, और आप चाहें तो उसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वही होता है गियर। इंस्टॉलेशन ऑफ सेपरेट ट्रांसफार्मर, सर्वो स्टेबलाइजर फॉर लाइटिंग, आप एक सेपरेट ट्रांसफार्मर या फिर सर्वो स्टेबलाइजर, आप लोग के सारे के घर में एक स्टेबलाइजर यूज होता होगा, देखे होंगे आप। स्टेबलाइजर क्या होता है सर? बेसिकली तो वोल्टेज को स्टेबलाइज कर देता है। मान लीजिए आपको 200 वोल्ट का जरूरत है तो 200 पे स्टेबलाइज कर दिया,
ना ही आप उससे ज्यादा यूज करेंगे ना ही आप उससे कम यूज करेंगे, तो उससे भी आप एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं या एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखेंगे कैसे किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट, पीरियोडिक सर्वे एंड एडिक्वेट मेंटेनेंस प्रोग्राम, एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक इन फैन इलेक्ट्रिक रेगुलेटर्स, ठीक है। तो फैंस के अंदर, रेगुलेटर के द्वारा कैसे एनर्जी कंजर्व किया जाएगा उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा सर चैप्टर है, चैप्टर 4, यूनिट 4 का नाम है एनर्जी कंजर्वेशन थ्रू कोजेनरेशन एंड टैरिफ। एनर्जी कंजर्वेशन थ्रू कोजेनरेशन एंड टैरिफ। अब देखिए यहां पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, जिस वर्ड का नाम है कोजेनरेशन। क्या नाम है सर? कोजेनरेशन। अब बात आती है क्या होता है कोजेनरेशन। वर्ड पकड़िए, को, दिस इज को, CO, को। जनरेशन का मतलब समझ में आ रहा है कि जनरेट हो रहा है। को का मतलब क्या होता है? तो को का मतलब होता है, आप ये समझ लीजिए, साथ में या कोई दो चीज वहां पे आएगा, मिल के आएगा। को का मतलब समझिए साथ दे रहा है, कोई न कोई साथ दे रहा है, कोई दो चीज मिल रहा है। क्या दो चीज मिल रहा है सर? समझिए, वर्ड पकड़िए, एनर्जी कंजर्वेशन थ्रू को जनरेशन। एनर्जी कंजर्वेशन थ्रू को जनरेशन, ठीक है। एक एग्जांपल समझिए, आप पढ़े होंगे पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में आपको पढ़ाया गया होगा कि हम आपके पास बहुत टाइप का पावर प्लांट है। जैसे बात करें अगर थर्मल पावर प्लांट की, तो थर्मल पावर प्लांट जो होता है सर आपका, वो कोयले से चलता है। उसके अंदर बॉयलर होता है, फर्नेस होता है, फर्नेस के अंदर हम लोग कोल डालते हैं। कोल डालने के बाद क्या होता है, कोल जलता है, जलने के बाद पानी गर्म करता है। पानी जैसे ही गर्म हुआ, गर्म होकर स्टीम बनता है। स्टीम बनने के बाद हम लोग उसको दे देते हैं टरबाइन पे। टरबाइन को घुमा देता है, वो टरबाइन घूमता है तो अल्टरनेटर घूमता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिल जाता है, ठीक है। पहला तरीका। अब यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा है को जनरेशन। देखिए, अब जो फर्नेस के अंदर से हीट मिल रहा है, जिस हीट से आपको पानी गर्म हो रहा था, ठीक है, अब वहां पर जो हीट है वो 100% हीट यूज हो नहीं पाता है, कुछ हीट यूज नहीं हो पाता है। अब उस हीट को बर्बाद नहीं करना है, उस हीट को बर्बाद नहीं करना है, उस हीट को कुछ इस तरीके से सिस्टम में लाना है कि आप उसको भी यूज कर पाए, बर्बाद ना हो पाए, ठीक है। तो वो हीट आपका बर्बाद ना हो, यानी एक हीट से आप तो पानी गर्म करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लिए, और दूसरा जो हीट एनर्जी आपको मिल रहा है, उस हीट एनर्जी को भी आप कहीं ना कहीं यूज किए, ठीक है। सोर्स आपका एक ही था, कोयला जल रहा है, कोयला जल के पानी गर्म किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाया। अब कोयला जल गर्म होके जो हीट भी बनाया और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाया, तो यहीं पे क्या हो गया, को जनरेशन। हीट एनर्जी मिला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला। तो ये जो को जनरेशन है, इस को जनरेशन की मदद से भी आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हीट मिल रहा है उसका यूज किसी डिफरेंट काम के लिए कर सकते हैं, या फिर उसी पावर प्लांट के अंदर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में को ही यूज करने के लिए कीजिए। लेकिन कर तो सकते हैं ना सर, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग को जनरेशन, ठीक है। आगे आइए, तो इसमें आपको को जनरेशन एंड टैरिफ में क्या पढ़ना है सर? तो कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, को जनरेशन। तो को जनरेशन क्या होता है, क्या उसका कंसेप्ट है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में आपको बताएंगे। टाइप्स ऑफ को जनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ एनर्जी यूजेस। एनर्जी के यूज के आधार पे कितने टाइप का को जनरेशन होता है आपको बताएंगे कि क्या क्या को जनरेशन का सिस्टम है, कौन कौन एनर्जी सोर्स को जनरेशन में आता है, कौन किसके साथ आता है, वो आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टॉपिंग साइकिल क्या होता है, बॉटमिंग साइकिल क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ को जनरेशन, बेसिक टेक्नोलॉजी, स्टीम टरबाइन को जनरेशन, गैस टरबाइन को जनरेशन, रेसिप्रोकेटिंग इंजन को जनरेशन, जैसे कि आपको अभी एग्जांपल भी दिए थे स्टीम टरबाइन को जनरेशन का। तो स्टीम टरबाइन में आप ये जानते होंगे सर, स्टीम टरबाइन पे स्टीम देते हैं, स्टीम देने के बाद जो है वो टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन घुमाने के बाद स्टीम इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिल गया। लेकिन स्टीम टरबाइन से कुछ एनर्जी जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, कुछ स्टीम एग्जॉस्ट हो जाता है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसको फेंक दीजिए या दोबारा यूज कीजिए। अगर उसी को आप दोबारा यूज कर लेते हैं तो वही हो जाएगा को जनरेशन। आप कंजर्व किए ना, किसी तरीके से तो कंजर्व हुआ ना वो, तो वही क्या हो जाएगा, को जनरेशन। तो स्टीम टरबाइन से कैसे को जनरेशन होता है, गैस टरबाइन से कैसे को जनरेशन होता है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन से कैसे को जनरेशन होता है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।
उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ कोजेनरेशन सिस्टम, एडवांटेज ऑफ कोजेनरेशन, सबको डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है आपका टैरिफ। क्या है सर? टैरिफ। व्हाट इज टैरिफ? क्या होता है टैरिफ? देखिए, आप देखते होंगे कि आपके घर में बिजली बिल आता है। आप अगर पटना में रह भी रहे हैं या कहीं आप रह रहे हैं तो एक फिक्स्ड यूनिट होता है। ये 5 रुपए यूनिट, 6 रुपए यूनिट, 9 रुपए यूनिट, 10 रुपए यूनिट, एक फिक्स्ड रेट है। ठीक है, उस रेट के अनुसार से आपको बिजली बिल आता है। फिक्स नहीं है, हर जगह का अपना अपना है, तो एक रेट है। ठीक है, और उस एक रेट पे आपको आपके घर बिजली बिल आता है। तो वो जो रेट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टैरिफ बोलते हैं। कभी आपको फुर्सत मिले, ऐसे आप बहुत फुर्सत नहीं रहते हैं, लेकिन कभी आपको अगर फुर्सत मिले तो घर का बिजली बिल निकालिएगा और बिजली बिल में लिखिएगा, एक वर्ड लिखा होगा टैरिफ। हिंदी में भी टैरिफ ही लिखा होता है, इंग्लिश में भी टैरिफ ही लिखा होता है। तो उस टैरिफ से आप समझ सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का रेट है। ठीक है, अब टैरिफ आपका डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, जैसे टैरिफ में आपका स्पेशल टैरिफ, टाइम ऑफ टैरिफ, पिक ऑफ डे टैरिफ, पावर फैक्टर टैरिफ, मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, लोड फैक्टर टैरिफ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ टैरिफ सिस्टम टू रिड्यूस एनर्जी बिल, सब कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ टैरिफ बताएंगे और टैरिफ की मदद से कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सुने भी होंगे बहुत सारी जगहों पे, जैसे गांव में आप बिजली बिल यूज करते हैं तो गांव में कम रेट आता है। जैसे हम अपने घर का एग्जांपल दें, मेरा घर गांव में है तो वहां पे बिजली बिल लगभग 5.5 रुपए आता है और पटना में हम 9 रुपए देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं टोटल 4 रुपए का डिफरेंस है। तो हर जगह का अपना अपना टैरिफ होता है। एक और एग्जांपल आप ले तो आप सुने भी होंगे कि दिल्ली में 200 यूनिट तक, 0 से 200 यूनिट तक बिजली बिल फ्री है। इतना यूज करने के बाद आपको कोई बिल नहीं लगा, फ्री है वो। ठीक है, तो 200 यूनिट तक फ्री है, उससे ज्यादा यूज करेंगे तो लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली एक टाइप का टैरिफ है। अब किसके अंदर आएगा वो आगे डिस्कस करेंगे, आएंगे उस टॉपिक में तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो और हमारा ये चैप्टर 4 हो गया। उम्मीद है आपको चैप्टर 4 में क्या क्या पढ़ना है समझ में आ गया होगा। लास्ट चैप्टर हमारा है सर टैरिफ। क्या होता है टैरिफ? इस टैरिफ लास्ट चैप्टर आपका एनर्जी ऑडिट। तो इस एनर्जी ऑडिट में क्या क्या पढ़ना है सर? तो सबसे पहले क्या होता है एनर्जी ऑडिट, जैसे कि आपको पहले ही एक एग्जांपल देके समझा। एनर्जी ऑडिट का मतलब होता है एक पूरे काम का डाटा तैयार करना, पूरे काम का एक डाटा तैयार करना। ठीक है, जब तक आप ऑडिट नहीं करेंगे, जैसे आप दुकान चला रहे हैं, दुकान में अगर आप ऑडिट नहीं करेंगे तो कैसे आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे? कैसे आपको पता चलेगा कि कहां पे एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, उस एक्स्ट्रा खर्च को कम करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ऑडिट। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिस्टम में भी है, एनर्जी कंजर्वेशन में भी है। ऑडिट करेंगे तब तो आप पता करेंगे कि कहां पे एनर्जी ज्यादा यूज हो रहा है, कहां पे हमको यूज ना भी करे तो काम चल जाएगा। तो ये आपको ऑडिट के अंदर आएगा तो आपको बताएंगे क्या होता है एनर्जी ऑडिट। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन एज पर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अनुसार से क्या होता है एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसका क्या यूजेज है। ठीक है, सब कुछ आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनर्जी फ्लो डायग्राम क्या होता है, सैंकी डायग्राम क्या होता है, वो डिस्कस करेंगे। सिंपल पे बैक पीरियड क्या होता है, एनर्जी ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है, वॉक थ्रू ऑडिट एंड डिटेल ऑडिट। इसके अंदर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल, कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के द्वारा भी समझेंगे एनर्जी ऑडिट को। ठीक है, एंड एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट, और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। ठीक है, और उस रिपोर्ट में पूरा कंप्लीट एनर्जी ऑडिट का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया सर पूरा का पूरा आपका 5 यूनिट। आपको समझ में आ गया होगा 5 यूनिट में क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में आपको बेसिक पढ़ना है। सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, सेकंड में आपको पढ़ना है कि मशीन के अंदर ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में कैसे एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। दूसरा, घर के अंदर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सिस्टम में कैसे एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका 4th चैप्टर था, उस 4th चैप्टर में आपका जो बिजली बिल आता है, जो कोल जनरेशन होता है, कोल जनरेशन के मदद से कैसे आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, टैरिफ क्या होता है। एंड 5वें चैप्टर में एनर्जी ऑडिट क्या होता है, कैसे एनर्जी ऑडिट किया जाता है, क्या क्या तरीका है, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या कैसा फॉर्मेट होता है, सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये रहा सर हमारा 5 चैप्टर एनर्जी ऑडिट का। उम्मीद है आपको ये 5 चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब बात, एक क्वेश्चन आता है सर कि इसके अंदर कौन सा बुक ले हम लोग। देखिए, ऐसे अगर मेरी बात अगर आप माने तो बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अंदर आपको जितना पढ़ा देंगे, ठीक है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम, फॉर योर कंपटीशन एग्जाम।
ठीक है, क्योंकि कंपटीशन, ये सब्जेक्ट आपका सेमेस्टर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, नंबर उठाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम में 2 या 3 4 सवाल आप मान लीजिए कि 4 सवाल इससे आता है, तो जितना मेरा नोट्स होगा वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। ऐसे अगर आप बुक लेना चाहे तो खन्ना पब्लिकेशन का एक बुक आता है ओपी गुप्ता का, वो बुक ले सकते हैं आप, या फिर एक पब्लिकेशन है निराली प्रकाशन बोलते हैं, निराली प्रकाशन करके एक बुक आता है, उसको आप खरीद सकते हैं, पूरा सिलेबस आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है सर आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस इंट्रोडक्शन है वो समझ में आया होगा। अब अगर सिलेबस इंट्रोडक्शन में अगर आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई हाथ में दर्द है, पेट में दर्द है, तो उस दर्द को मेरे पास लेकर आइए, सारे आपके सारे दर्द की दवा मेरे पास है। ठीक है, वो दवा देंगे वो दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट का इंट्रोडक्शन लेक्चर हुआ। अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 1। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।